Hey guys, welcome back to my channel Knowledge Delta. I am Sunila Jha and here is a third lecture of Nationalism in India. How participants saw the movement. सिविल डिसोबीडियंस की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो डिफरेंट जो कैटेगरी के लोग थे उनका क्या व्यूज था यहाँ पर, उसकी बातें करेंगे हम। जैसे कि यहाँ पर रिच पीजेंट्स की बात कर रहे हैं, हम पुअर पीजेंट्स की बात कर रहे हैं, तो इन लोगों ने कैसे पार्टिसिपेट किया और उनका क्या सिनेरियो था इसको लेकर, और वो शामिल जो हुए यहाँ पर वो अपना एक उनका फेवर था, उनका एक एम था कि जिसके मतलब इस मूवमेंट के थ्रू वो इसको पूरा करना चाहते थे। तो फर्स्ट हम लेते हैं रिच पीजेंट्स। रिच पीजेंट्स वांटेड टू रिड्यूस द रेवेन्यू। अब यहाँ पर जो ये आ रहा है कि ये रेवेन्यू को कम कराना चाहते थे। यहाँ पर देखिए ट्रेड डिप्रेशन चल रहा था। जो ट्रेड डिप्रेशन है 1930 का सबको पता है, जो विश्व की मंदी थी, तो यहाँ पर भी जो है जो ट्रेड डिप्रेशन है और जो प्राइसेस थे क्रॉप्स के, कैश क्रॉप के, वो काफ़ी फॉल डाउन हो गए थे, जिसके कारण क्या था, इनकी जो इनकम थी, कैश इनकम थी, वो बहुत ज़्यादा फेल डाउन हो गई। अब जब वो इतनी ज़्यादा गिरावट आ गई उनके उस पर, तो जो उनकी जो आप ये कह सकते हो जो अर्निंग थी वो काफ़ी कम हो गई, और जितना गवर्नमेंट इनको रेवेन्यू मांग रहा था उतना ये पे नहीं कर पा रहे थे। तो यहाँ पर इन्होंने गवर्नमेंट से एक अपनी आप ये कह लो रिक्वेस्ट की कि हमारी जो है रेवेन्यू जो आप डिमांड कर रहे हो उसे आप कम कर दो। इन्होंने पेश की ये चीज़, लेकिन गवर्नमेंट ने उसे रिफ्यूज़ कर दिया। गवर्नमेंट ने उसे रिफ्यूज़ कर दिया कि हम उस रेवेन्यू को कम नहीं कर सकते। अब इनका मोटिव तो ये था कि रेवेन्यू कम कर दें, तो ये इसलिए इनका जो मेन मतलब मुद्दा था उसमें शामिल होने का, किसमें, सिविल डिसोबीडियंस में, वो इनका मैटर ये था कि ये रेवेन्यू को कम कराना चाहते थे। ठीक है, लेकिन हुआ क्या यहाँ पर, जब 1931 में और मतलब ये कॉल ऑफ किया गया, मतलब ये जो सिविल डिसोबीडियंस था इसको वापस ले लिया गया, तो ये काफ़ी निराश हो गए क्योंकि इनके काम तो पूरे नहीं हुए थे। जबकि इन्होंने क्या किया था, जो इनके ग्रुप में लोग ऐसे भी थे जो इसमें शामिल नहीं भी होना चाहते थे, उसको भी, उन ग्रुप्स को भी इन्होंने क्या किया, मतलब कि फेवर में कर लिया कि आप लोग भी सिविल डिसोबीडियंस में शामिल हो जाइए, तो आपका भी ये जो है रेवेन्यू का जो है जो हम चाह रहे हैं वो हो जाएगा। इन्होंने अपनी तरफ से सारी जद्दोजहद कर ली। उसके बावजूद जो 1931 वाला जो मतलब एक तरह से आपके बोलो इंसिडेंट हुआ, तो उससे ये काफ़ी ज़्यादा निराश हो गए। 1931 में कॉल ऑफ कर लिया गया, तो इनका काम तो पूरा हुआ ही नहीं, जिस मकसद से या जो भी इनका मैटर था उससे ये शामिल हुए। तो जब 1932 में फिर से जो इसे स्टार्ट किया गया, तो उसमें ये लोग शामिल नहीं हुए। तो यहाँ रिच पीजेंट्स का ये मैटर हुआ। अब आते हैं हम पुअर पीजेंट पर। पुअर पीजेंट, नाम से ही पता चल रहा है ये गरीब है, इनके पास तो इतना जो रेवेन्यू देने के लिए तो कुछ था ही नहीं। ये लोग तो जमीनें लेकर उस पर खेती बाड़ी करते थे, अपना एग्रीकल्चर करते थे। तो ये किससे रिलेटेड थे, ये जो जमीनें लेते थे वो किससे लेते थे, रिच पीजेंट से। ये लोग किससे लेते थे, रिच पीजेंट से ये लोग जुड़े हुए थे। और ये लोग इनसे, आप ये कह लो रिच पीजेंट्स या आप ये कह लो लैंडलॉर्ड, वो सारे ये कौन थे, ये जो ये दोनों मैंने लिखे हैं कि रिच पीजेंट्स हो गए, रिच पीजेंट या लैंडलॉर्ड, ये एक ही चीज हुई। ठीक है, तो यहां पर पुअर पीजेंट जो हैं वो इनसे जो है जमीन लेते थे। ठीक है, मैंने आपको ये समझाने के लिए यहां पर लिखा है कि ये जो रिच पीजेंट्स हैं वो आपको जो जमीन जो देते थे और उस पर ये लोग खेती करते थे। तो अब ये रिच पीजेंट जो हैं इनसे पुअर पीजेंट से क्या मांगते थे, रेंट मांगते थे। तो ये क्या चाह रहे हैं, पुअर पीजेंट्स वांटेड द अनपेड रेंट टू बी रेमिटेड। अब यहां पर जो है ये लोग ये चाह रहे हैं कि इनकी जो ये रेंट देने का जो है वो खत्म कर दिया जाए। ठीक है, ये इसलिए शामिल होना चाह रहे थे। लेकिन यहां पर जब कांग्रेस को ये बात पता चली कि ये चाहते हैं, मतलब जो इनका मुद्दा है, इनका जो मैटर है, वो ये चाहते हैं कि इनको रेंट ना देना पड़े। ये देखो यहां पर लिखा है क्या, अनपेड रेंट बी रेमिटेड। ठीक है, तो यहां पर नो रेंट वाली बात आई कि पुअर पीजेंट्स वांटेड द अनपेड रेंट टू बी रेमिटेड, मतलब यहां पर उनको रेंट ना देना पड़े, इस तरह का ये चाहते थे रिच पीजेंट से। ठीक है, अब ये इसलिए शामिल होना चाहते थे। लेकिन कांग्रेस को जब ये पता चला कि ये चीज नो रेंट चाह रहे हैं, मतलब कि रेंट देना ही नहीं चाहते, तो अब जब अगर ये कांग्रेस इस बात को मान लेगी तो क्या होगा, रिच पीजेंट जो है वो नाराज हो जाएंगे, क्योंकि वो पैसा तो इनके पास जाता है। वो जो रेंट देते हैं ये, वो रेंट किसके पास जाता है, इस रिच पीजेंट जो है, या आप ये कह सकते हो लैंडलॉर्ड जो है, उनके पास जाता है। तो अगर ये पैसा नहीं देंगे तो इनके पास पैसा नहीं जाएगा। और ये लोग सपोर्ट करते थे कांग्रेस को, जब जरूरत पड़ती थी तो ये लोग फाइनेंशियली जो सपोर्ट होता है वो ये लोग करते थे। तो इस वजह से कांग्रेस जो है इनका जो मैटर था नो रेंट का, उसको शामिल नहीं करना चाहती थी। तो ये क्या है, कांग्रेस वाज अनविलिंग टू सपोर्ट नो रेंट कैंपेन। यहाँ जो कैंपेन था इनका, उसको ये वाला जो है कांग्रेस बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि हम इसके जो नो रेंट वाला जो सिस्टम है या जो ये फेवर चाहते हैं उसको हम इसमें शामिल नहीं करना चाहते। और जब ऐसा हुआ, बहुत जगहों पर जो है कांग्रेस ने इनको शामिल नहीं किया इस मुद्दों को, तो उसके कारण भी जो पुअर पीजेंट थे वो काफी ज्यादा नाराज हो गए, और वो लोग भी इतने मतलब कि एक जिस उत्साह से वो शामिल होना चाहते थे वो उनका मैटर रह नहीं गए। तो इस तरह से पुअर पीजेंट और रिच पीजेंट जो है
सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में शामिल हुए और अपना अपना फेवर जो है उसमें पूरा कराना चाहते थे, लेकिन कुछ हद तक ये लोग भी निराश रहे। ये इसलिए निराश रह गए, 1931 में कॉल्ड ऑफ कर लिया गया, इनके जो हित थे वो शामिल नहीं किए गए। ये इनका रिच और पीजेंट और इनका पुअर पीजेंट का हित रहा। यस, इंडस्ट्रियल क्लास। अब यहाँ जो सिविल डिसोबीडियंस में है, इंडस्ट्रियल क्लास का क्या इंटरेस्ट था और वो किस तरह से शामिल हुए। देखिए, इंडस्ट्रियल क्लास क्या है, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ उस समय इन्होंने बहुत पैसे कमाए। कैसे? अब जो वॉर होता है उसमें बहुत सारी चीज़ों की, वेपन्स की ज़रूरत होती है, और भी जैसे आप ये कह लो कि जितना भी जो वॉर में लगने वाला जो सामान होता है वो सबका प्रोडक्शन इन लोगों ने किया और पैसा अच्छा कमाया। अब ये क्या चाहते थे, ये चाहते थे कि जो इंडस्ट्रियल क्लास का, जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने जो इंडियन इकोनॉमी पर अपना कब्जा कर रखा था, कैप्चर कर रखा था, वो ये लोग चाहते थे कि वो ना, ये रेस्ट्रिक्शन ये हटाना चाहते थे। ठीक है, और ये चाहते थे कि ये हम अपनी तरह से जो है इंडिया का इकोनॉमी जो है, हमारा गुड्स और हमारे प्रोडक्ट खरीदे जाएं, ना कि ब्रिटिशर्स अपने मतलब हमारा कच्चा माल ले जाएं और अपनी मार्केट से बनवा के उसे फिर हमारे देश में बेचें। ये बिल्कुल नहीं चाहते थे। तो ये रेस्ट्रिक्शन चाहते थे इन सब चीज़ों पर। देखिए यहाँ पर, keen on expanding their business, they now reacted against imports of foreign goods। वो नहीं चाहते थे कि फॉरेन गुड्स जो हैं यहाँ हमारे देश में बेचे जाएं। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो इंडस्ट्रियल गुड जो ये लोग बना रहे हैं, जो इंडिया के इंडियंस जो बना रहे हैं, वो तो कोई खरीदेगा नहीं, क्योंकि वो सस्ता बेचते थे। यहाँ से कच्चा माल यहाँ ले गए, वहां मशीनरी में बनवाकर और यहाँ पर बेचेंगे तो नेचुरली वो सस्ता होगा। और यहाँ क्या होगा, जो प्रोडक्ट जो था वो अगर हैंडीक्राफ्ट है, मतलब हाथ से बनाया जा रहा है या क्या कुछ है, तो वो उस तरह से महंगा हो जाता था, तो लोग नहीं खरीदते थे। तो यहाँ पर इंडस्ट्रियल क्लास जो है वो काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो रही थी। तो ये क्या चाह रहे थे, ये चाह रहे थे कि जो बाहर से गुड्स आते हैं, फॉरेन गुड्स आते हैं और यहाँ बेचे जा रहे हैं, उसको रेस्ट्रिक्शन लगाई जाए। ठीक है, एक तो ये, और ये चाहते थे स्वराज हम तभी समझ में हमें आएगा कि हमें स्वराज मिल गया जब कॉलोनियल जो है उसकी जो पावर को स्टॉप कर दी जाए, रोक दी जाए कि वो इंडियन इकोनॉमी पर अपना कोई हक नहीं जमाएंगे। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी यानी यहाँ का जो बाजार है उस पर हमारा अधिकार होना चाहिए, ना कि ब्रिटिशर्स का। और एक दूसरा, रूपी और स्टर्लिंग। रूपी जो है हमारी करेंसी है, जिसमें कि हम लोग अपना लेना देना मतलब लेन देन करते हैं, और स्टर्लिंग जो थी ब्रिटिशर्स की करेंसी थी। तो रूपी और स्टर्लिंग का जो एक्सचेंज था उसमें भी बहुत बड़ा गैप था। रूपी की वैल्यू जो है उसके अकॉर्डिंग स्टर्लिंग के अकॉर्डिंग कम थी। तो अब जब इस तरह से अगर एक्सचेंज करेंगे तो उनके स्टर्लिंग का ज्यादा वैल्यू होगा, हमारे रूपी का कम। तो वो जो था वो भी एक जो है इस चीज को डिस्करेज करता था। ठीक है, इससे भी ये लोग काफी डिसअपॉइंट थे। फिर कह रहे इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस। अब इन्होंने क्या किया, अपने मतलब इंडस्ट्रीज में जो है एक इंटरेस्ट दिखाया और इन्होंने जो है एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार की। वो उस टाइम में थी इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस इन 1920। एंड एक था काफी फेमस है फिक्की, जिसको हम बोलते हैं फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। ये कब हुआ? ये हुआ आपका 1927 में। तो कई बार इसकी जो है फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। तो ये दोनों क्या है, ये कमर्शियल मतलब आप ये कह सकते हो इंडस्ट्रियल जो लोग थे उन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई कि रूल रेगुलेशन जो भी है इंडस्ट्रीज के, वो ये इन दो इंडस्ट्रीज के थ्रू या ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू तैयार किया जाएगा। अब ये बिल्कुल चाहते थे कि कॉलोनियल जो कंट्रोल है वो इंडियन इकोनॉमी से स्टॉप कर दिया जाए। ठीक है, यहां तक ये बात चलती आ रही थी। और ये जितने भी इसमें दो नाम दिए हुए, जीडी बिरला एंड पुरुषोत्तम दास। ये दो नाम देखिए आप, जीडी बिरला एंड पुरुषोत्तम दास जो थे, ये इन्होंने जो है काफी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाया यहाँ पर। ठीक है, ये दोनों नाम ये लीडर थे यहाँ पर, जो इन्होंने ये जो ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश कराए। अब ये इन्होंने कहा कि स्टॉप कर दीजिए कॉलोनियल कंट्रोल जो है यहाँ पर। इसके लिए मतलब मेन जो यहाँ पर फेवर था या मेन जो टॉपिक था इनका सीडीएम में शामिल होने का, सीडीएम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, तो वो ये था कि कॉलोनियल कंट्रोल मतलब ये वाला स्टॉप कॉलोनियल कंट्रोल ओवर इंडियन इकोनॉमी, ये इनका मैटर था। अब ये चाहते थे कि हम अगर सीडीएम में शामिल हो जाते हैं तो ये चीज हमारी मतलब ये जो हमारा मुद्दा है या ये जो हमारा टॉपिक है वो इसके थ्रू कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ ये चीजें तो चली रही थी, मतलब इंडस्ट्रियल क्लास का तो ये मतलब इनका स्ट्रगल अपना चल रहा था इसके लिए। दूसरा, जो इंडस्ट्रियल में जो बाकी जो वर्किंग क्लास है उनका क्या, वो लोग भी शामिल होना चाहते थे इसमें, लेकिन उतना ज्यादा उनको कंसिडर नहीं किया गया। वही सेम पीछे अगर हम याद करें जो रिच और पुअर वाला था, वही सेम यहाँ पर भी आ रहा है, रिच पीजेंट और पुअर पीजेंट। तो यहाँ वर्किंग क्लास जो है जो इंडस्ट्रीज में काम कर रही है वो वर्किंग क्लास का क्या, उसका भी मुद्दा था। क्या उनको वेजेस टाइम से नहीं मिलते थे, उनकी जो कंडीशन थी यानी कि जिस कंडीशंस में वो लोग काम कर रहे थे, वर्किंग कंडीशन जो थी वो काफी बैड थी उनकी। वो लोग इसलिए शामिल होना चाहते थे कि हमारी वर्किंग कंडीशन सही हो, जो हमारी लो वेजेस हैं वो हमें सही तरीके से मिले। लेकिन उनकी सुनता कौन है? ठीक है, अगर उनकी कांग्रेस ने सुनी तो इंडस्ट्रियल क्लास जो है वो खफा हो जाएंगे उनसे। तो अब वो क्या करते थे, जो पैसे जो कांग्रेस था मेनली उसको मतलब ज्यादा अपने फेवर में रखता था या उसकी बात ज्यादा सुनता था, जो एक डोमिनेंट टाइप का। आप तो डोमिनेंट टाइप हम किसको बोलते हैं, कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस।
बोलते हैं ना, मुहावरा है आपका। तो यहां पर भी जो पैसे वाले लोग थे उनके मैटर को तो एक बार फिर भी सोच लिया जाता था, लेकिन जो गरीब थे, पुअर थे या वर्किंग क्लास के लोग थे, उनके टॉपिक को या उनका मैटर जो है इतना ज्यादा सीरियसली नहीं लिया जाता था। तो इसीलिए वर्किंग क्लास इसमें ज्यादा शामिल नहीं हुए। लेकिन नागपुर जो रीजन था, यहां पर नागपुर रीजन था, ये देखिए, एक्सेप्ट इन नागपुर रीजन, सब जगह के वर्किंग क्लास के लोग शामिल नहीं हुए, लेकिन नागपुर के जो वर्किंग क्लास के लोग थे ये शामिल हुए यहां पर। ठीक है, कह रहे कि ये शामिल हुए। इन स्पाइट ऑफ इट सम वर्कर्स पार्टिसिपेट इन सीडीएम। तो कह रहे कि इसके बावजूद कि कांग्रेस उनकी इतनी ज्यादा नहीं सुन रही थी, उसके बावजूद भी जो है वर्किंग क्लास यहां पे शामिल हुई। और वहां पर वर्किंग क्लास का जो है वो क्या मुद्दा था, लो वेजेस एंड बैड जो कंडीशन थे उनके वर्किंग कंडीशन, वो उसके लिए वो चाहते थे। तो इसीलिए ये शामिल होना चाह रहे थे। तो इन्होंने क्या, कैसे शामिल हुए, इन्होंने क्या किया, जो बाइकआउट कर दिया, जितने भी गांधीयन जो आइडिया था उसको इन्होंने फॉलो किया। जो फॉरेन गुड्स हैं उसको जो है त्याग दिया, और बाकी लिक्वर जो मतलब तो जो था लिक्वर पिकेटिंग, मतलब वहां शराब की जो दुकानें थी उनके सामने जो है घेराबंदी वगैरह की गई या पिकेटिंग की गई, ये सब चीजें उन्होंने की। और दूसरा, यहां पर जो लोग शामिल हुए उसमें थे रेलवे के वर्कर्स, 1930 में शामिल हुए। ठीक है, और डॉकयार्ड्स, जो शिप वगैरह पर जो काम करने वाले लोग थे, वो 1932 में शामिल हुए। ठीक है, लेकिन इनके मुद्दों को इसीलिए कांग्रेस ने इतना ज्यादा महत्व नहीं दिया, क्योंकि अगर हम इसको देते हैं महत्व, तो अगर वो अच्छी कंडीशन चाहते हैं तो कौन देगा उनको अच्छी कंडीशन, इंडस्ट्रियल क्लास ही तो देगी, तो उसके ज्यादा पैसे खर्च होंगे। इसीलिए इनके मुद्दे को इन्होंने इग्नोर किया। किसने, कांग्रेस ने। ठीक है, तो इसीलिए इनका भी उत्साह कम हो गया सीडीएम में, कि जब हमारी बात ही नहीं सुनेंगे तो हमें इसमें पार्टिसिपेट करने का मतलब कि जो एम है वही खत्म हो जाता है। तो ये आपका रहा इंडस्ट्रियल क्लास और वर्किंग क्लास, इन दोनों को जो है सीडीएम में क्या रोल था। ठीक है, और किस मैटर के लिए, रोल ऑफ वुमेन इन सीडीएम। सिविल डिसोबीडियंस में अभी हमने बहुत सारे लोगों की बात की जिन्होंने अपना अपना रोल प्ले किया, जैसे कि मतलब कि प्ले मतलब कि वो आए क्यों, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में वो शामिल क्यों होना चाहते थे। अब यहाँ पर एक छोटा सा रोल हम वुमेन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि उनका रोल क्या था सीडीएम में। देखिए, जब सीडीएम स्टार्ट हुआ तो हर जगह जहाँ पे भी गांधी जी गए वहाँ पर बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ वुमेन जो हैं उनको मिलने के लिए गई, और उनसे जहाँ भी उनका मार्च वगैरह था वहाँ पर उन्होंने पार्टिसिपेट भी किया। लेकिन उसके बावजूद, जैसे कि लिक्वर पिकेटिंग वगैरह जो थी उन सब में भी उन्होंने सॉल्ट मैन्युफैक्चर वगैरह भी किया, हर जगह मतलब उनकी प्रेजेंस थी। उसके बावजूद भी कोई रेडिकल चेंज नहीं था सोसाइटी में। उनका मतलब जो उनका जो पहले का जो एक पोजीशन था सोसाइटी के अंदर, वो वैसे का वैसे ही एज इट इज था। वुमेन के जो एक आप कह दो कि उनका जो परिचय था, उनका जो पोजीशन था सोसाइटी में, वो वैसा ही था। भले ही उससे ये हुआ, पब्लिक के जो रोल था वो उनका इंक्रीज हो गया कि पब्लिक में ज्यादा दिखने लग गई। ठीक है, ये उन्होंने माना कि ये हमारा एक पवित्र धर्म है कि राष्ट्र की जो है सुरक्षा करना और राष्ट्र के इन सब कामों पर या आंदोलनों में शामिल होना। लेकिन यहां कह रहे हैं दे पार्टिसिपेटेड इन प्रोटेस्ट मार्च एंड मैनी वेंट टू जेल ऑल्सो, जेल तक भी गई। Yet this increased public role did not necessarily mean any radical change। मतलब ये कह रहा है यहां पर increased public role, बट अभी तक भी कोई रेडिकल चेंज नहीं हुआ था सोसाइटी में। अभी भी उनके जो उनका समझा जाता था कि हाँ भाई इनका काम क्या है, घर में रहना, बच्चों को देखना, घर का खाना बनाना। ये जो रेडिकल काम था उनका वो वैसे का वैसे ही, यानी रेडिकल चेंज जो वास्तविक जो चेंज था वो उनकी पोजीशन में कुछ नहीं आया था, वो एज इट इज था। फाइनली अब हुआ क्या यहां आगे देखिए, गांधी जी कन्विंस्ड दैट इट वाज द ड्यूटी ऑफ वुमेन टू लुक आफ्टर होम एंड हर्थ। होम एंड हर्थ, घर और अपना चूल्हा चौका देखो, ये जरूरी है आपके लिए। गांधी जी ने कहा, कन्विंस किया। ठीक है, कन्विंस किया कि आप लोग जो है मूवमेंट में आप ज्यादा पार्टिसिपेट ना करें, आप सभी अपना घर का चूल्हा चौका देखो, घर को देखो, और गुड मदर्स एंड गुड वाइफ्स बनो। आपको इन आंदोलनों में शामिल होने की जरूरत नहीं है। फाइनली जब ऐसा कह दिया गया तो एक जो उत्साह होता है वो वुमेन के अंदर से खत्म हो गया कि हमें तो गुड मदर्स और गुड वाइफ्स ही बनना है। और एट लास्ट आप ये भी बोल सकते हो कि कांग्रेस में भी काफी टाइम तक, लॉन्गर टाइम तक, जो वुमेन थी उनको कोई अच्छा डेजिग्नेशन नहीं दिया गया था। कोई अथॉरिटी में या एडमिनिस्ट्रेशन जो था इनका, उसमें कोई अच्छा जो है डेजिग्नेशन वुमेन को नहीं दिया गया था। तो रोल तो इन्होंने प्ले करने की कोशिश की, बट बहुत माइनर टर्म में आप कह सकते हो जो है यहाँ पर उनके रोल को दिखाया गया है। तो सीडीएम में इतना ज्यादा कोई उनका रोल नहीं दिखाया गया, जबकि उन्होंने पार्टिसिपेशन किया। तो आप नेग्लिजेंस मतलब आप ये कह सकते हो कि ना के बराबर। तो ये आपका रोल हो गया, रोल ऑफ वुमेन इन सीडीएम। लिमिट्स ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस। अब वहां पहले हमने बात की पार्टिसिपेंट्स की। पार्टिसिपेंट्स कौन कौन थे यहाँ पर जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करना चाहते थे, और वो अपना अपना मैटर लेकर वहां पर इसमें इन्वॉल्व होना चाहते थे। ठीक है, और अपना जो भी उनका फेवर था वो उसके थ्रू उसे कंप्लीट करना चाहते थे।
अब यहाँ कुछ लिमिटेशंस है सिविल डिसोबीडियंस में, तो वो लिमिटेशंस क्या है? जैसे अगर हम बात करें अनटचेबल्स जो लोग थे, उनको यहाँ पर क्या था, कांग्रेस जो था ये हिंदू रिलीजन को जो है वो ज्यादा फेवर करता था, और जो बाकी जो थे उनको लगता था कि ये इनको एलिनेटेड, मतलब कि अलग छोड़ दिया था, उनको अलाइन कर दिया था, उनको ये लगता था हम इनसे अलग हैं। तो यहां पर महात्मा गांधी ने बोला, महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड दैट स्वराज वुड नॉट कम फॉर 100 years इफ अनटचेबिलिटी वॉज नॉट एलिमिनेटेड। अगर आप अनटचेबिलिटी को जब तक आप उसको अलग रखोगे या इसको हटाओगे नहीं, तब तक 100 साल तक, मतलब अगर आप स्ट्रगल करते भी रहते हो तब भी स्वराज आप स्टैब्लिश नहीं कर सकते हो, जब तक कि उन लोगों को भी इसमें इन्वॉल्व नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि उस समय में बहुत ज्यादा इन लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। तो यहां पर महात्मा गांधी ने उन्हें हरिजन वर्ड दिया, हरिजन नाम दिया, यानी कि भगवान के लोग। ठीक है, तो यहाँ महात्मा गांधी बहुत सारी चीजें इनके लिए करना चाहते थे और ये चाहते थे कि ये लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करें, लेकिन कांग्रेस में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इन सब चीजों को मानते थे और उन लोगों को इन्वॉल्व नहीं करते थे इन पार्टिसिपेशन। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ये एक खुद दलित थे और ये हमारे संविधान निर्माता हैं, आप सभी को पता होगा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हु ऑर्गेनाइज्ड द दलित्स इनटू द डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन इन 1930। इन्होंने क्या किया, दलित लोगों के लिए ये डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन बनाया 1930 में। यहां पर इनका महात्मा गांधी के साथ एक क्लैश भी हो गया सेकंड राउंड टेबल के ड्यूरिंग। उसमें क्या हुआ, जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैं इन्होंने ब्रिटिश से जो है प्रपोज कर दिया कि जो दलित हैं इनके लिए जो है सेपरेट इलेक्टोरेट जो है स्टैब्लिश किया जाए। महात्मा गांधी इसके खिलाफ थे। महात्मा गांधी यहां कहने लग रहे थे कि मैं तो इंटीग्रेशन चाहता हूं, और अगर आपने सेपरेट इलेक्टोरेट यहां पे एस्टैब्लिश कर दिया तो ये तो डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा। मैं इंटीग्रेशन चाहता हूं और आप इसको डिसइंटीग्रेशन में कर रहे हो। दोनों के बीच में काफी टाइम तक मतभेद चलता रहा, लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे वो तो चाहते थे कि इनमें फूट पड़े कैसे ना कैसे। उन्होंने क्या करा, बी आर अम्बेडकर की बात मान ली। अब जैसे ही महात्मा गांधी को यह पता चला कि ब्रिटिशर्स ने बी आर अम्बेडकर की बात मान ली है, वो बैठ गए जी अनशन पर, कि मैं तब तक अनशन पर बैठा रहूंगा जब तक ये मेरी बात नहीं मानी जाएगी। फाइनली एक टाइम आया कि जब बी आर अम्बेडकर को भी समझ में आ गया कि महात्मा गांधी क्या कहना चाह रहे हैं, तो उन्हें समझ में आया। उन्होंने कहा कि हम जो है इनको क्या कराएंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है या जो रिप्रेजेंटेशन है उसमें हम इनकी कुछ सीट जो है रिजर्व करवा देंगे, कि जो दलित लोगों के लिए रिजर्व रहेगी सीट, लेकिन आप सेपरेट इलेक्टोरेट का जो मुद्दा है उसको खत्म कर दो। फाइनली दोनों के बीच में समझौता हुआ, जिसे कि पूना पैक्ट नाम दिया गया, और ये कब आया, सितंबर 1932। तो आपसे कभी भी पूछा जाए, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है व्हाट इज द पूना पैक्ट, तो पूना पैक्ट जो है ये महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच में हुआ था। और कब था, टाइम क्या था इसका, सितंबर 1932। मैंने आपको बता दिया कि इसमें क्लैशेस हुए थे दोनों के बीच में, क्या मैटर था वो भी बता दिया, और ये जो है सॉल्व हुआ। और ये कब हुआ था, ड्यूरिंग सेकेंड राउंड टेबल, आपको याद रखना। तो ये पूना पैक्ट जब हुआ ये 1932 में। ओके, अब नेक्स्ट आता है आपका, इसका नेक्स्ट जो अब आ रहा है कि लिमिटेशन जो थी, तो एक तो हो गया आपका अनटचेबल्स का, दूसरा हो गया दलित का, अब तीसरा मुद्दा आ रहा है यहाँ पर मुस्लिम का। मोहम्मद अली जिन्ना, ये नाम काफी फेमस है, मुस्लिम लीग के लीडर थे ये, मुस्लिम लीग के लीडर थे मोहम्मद अली जिन्ना। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने भी मुद्दा उठाया कि हमें भी सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, मतलब इन सबको अपने अपने लिए सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए था। ठीक है, कि यहां पर सिर्फ हमारे ही जो लोग होंगे, हम ही खड़े होंगे, हम ही जो है वोट डालने वाले होंगे, इस तरह से। तो मोहम्मद अली जिन्ना जो ये चाहते थे कि उन्हें भी लग रहा था कि इन्हें जो कांग्रेस जो है काफी ज्यादा लाइन रखती है, दूर रखती है और इन्हें इन्वॉल्व नहीं करती, तो ये खुद चाहते थे कि हमारे लिए भी सेपरेट इलेक्टोरेट हो। फिर बाद में इन्होंने क्या कहा, बाद में इन्होंने ये कह दिया, मोहम्मद अली जिन्ना वाज विलिंग टू गिव अप द डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट, मतलब वो तैयार हो गए कि मैं ये मुद्दा छोड़ दूंगा अगर इफ मुस्लिम्स वर एश्योर्ड रिजर्व सीट इन सेंट्रल असेंबली, अगर उन्हें ये एश्योर, मतलब एक एश्योरेंस दे दी जाए कि सेंट्रल असेंबली में कुछ उनकी रिजर्व सीटें रहेंगी, तो वो सेपरेट इलेक्टोरेट का जो मुद्दा है उसको वो छोड़ देंगे। किसने बोला, मोहम्मद अली जिन्ना ने। मोहम्मद अली जिन्ना क्या चाहते थे, ये चाहते थे कि इनको पहले सेपरेट इलेक्टोरेट मिले, इसकी डिमांड करी इन्होंने, लेकिन बाद में इन्होंने कहा कि मैं ये भी चीज छोड़ दूंगा अगर मुझे ये एश्योरेंस मिल जाए कि हमें सेंट्रल असेंबली में रिजर्व सीट मिलेगी। लेकिन हुआ क्या, ये तो अपनी उम्मीद में ही थे। यहां पर देखिए अब नेक्स्ट क्या होता है, एम आर जयकर, ये हिंदू महासभा के जो थे बहुत बड़े लीडर थे, इन्होंने स्ट्रांगली अपोज कर दिया। एम आर जयकर ऑफ हिंदू महासभा स्ट्रांगली अपोज द एफर्ट्स एट कंप्रोमाइज, कोई भी समझौता नहीं करना चाहते थे वो इस मैटर पर कि आपको सेपरेट इलेक्टोरेट मिलेगा या फिर रिजर्व सीट्स मिलेगी। बस यहीं पर जब ये चीज हुई तो दोनों में जो है क्या हुआ, डिसइंटीग्रेशन हो गया, मुस्लिम लीग जो थी वो बिल्कुल ही कांग्रेस से अलग हो गई। तो ये सारे जो हैं आपके लिमिटेशंस थे, जो मैंने आपको बताया कि सिविल डिसोबीडियंस में इस तरह ये पॉइंट जो है आपके लिमिटेशंस के हैं। तो आपका जब भी लिमिटेशंस के लिए पूछा जाए तो आप ये पॉइंट्स उसमें डिस्क्राइब कर सकते हैं। द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, अब यहाँ पर इतनी सारी चीजें हो गई, अब लोगों के अंदर नेशनलिज्म की भावना जगाई कैसे जाए।
लोगों को ये तो समझ में आना चाहिए कि हम सभी एक एरिया यानी कि एक राष्ट्र के लोग हैं। तो अब ये लोगों में फीलिंग आएगी कैसे? ये जितने भी लीडर थे या आप ये कह सकते हो जितने भी क्रांतिकारी थे, इन सब ने ये कोशिश की कि लोगों के अंदर ये फीलिंग जगानी है। अब वो कैसे जगाई जाए? क्योंकि लोग जो थे उस समय इतने जो है एजुकेटेड नहीं थे, तो अब उनके अंदर जो एक ऐसी भावना जगाने की बात आ रही है, तो जगाई कैसे जाए? हिस्ट्री एंड फिक्शन, फोकलोर्स एंड सॉन्ग्स, पॉपुलर प्रिंट्स एंड सिम्बल्स, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे इतिहास से जुड़ी हुई हों, कुछ ऐसे सॉन्ग्स जिसको सुनकर कि आपको ये लगे कि आप सभी जो है एक से, जैसे मान लीजिए आज के टाइम में ही हम अपना नेशनल एंथम सुनते हैं, सभी जितने भी इंडियंस हैं सभी जो हैं उनके लिए मतलब एक आपके दिल में वैसे ही रेस्पेक्ट आ जाएगी कि हाँ ये हमारा राष्ट्रगीत है, ये हमारे देश का गीत है या राष्ट्रगान है। तो आप ये उसको जो वो फील आती है आपको सुनकर, तो ऐसे ही इन्होंने यहाँ पर किया। हिस्ट्री एंड फिक्शन, फोकलोर्स एंड सॉन्ग्स, लोगों को जगाने के लिए जो बार्ड्स वगैरह, एक वर्ड आता है बार्ड्स, ये क्या होता है, ये इनको हिंदी में बोला जाता है भाट। ये लोग क्या करते हैं, गलियों में घूम घूम कर गीत वगैरह गाया करते थे उस जमाने के। और जो पुराने जो हिस्ट्रीज वगैरह होते थे, जैसे पृथ्वीराज चौहान हो गए, मराठा वगैरह, जो भी ऐसे जो लीडर्स वगैरह आप ये कह सकते हो वीर लोग थे, उन सब के जो है किए हुए जो कारनामे हैं, या आप ये कह लो जो भी उनकी वीरता के जो प्रसंग हैं, वो सब ये लोग सुनाते थे। तो इसके थ्रू ये लोगों के अंदर ये चीज नेशनलिज्म या राष्ट्रीयता की भावना जगाना चाहते थे। तो अब इस तरह से कि लोग एकत्र होंगे, इंटीग्रेट होंगे, तब तो हम ब्रिटिशर्स का अपोज करेंगे। तो ये इस तरह से नेशनलिज्म की भावना लाने की कोशिश कर रहे थे। तो अब ऐसा क्या सिंबल बनाए कि जिसको देखकर लोगों को ये लगे कि हम सब एक हैं, और उसको देखकर वो लोग उत्सुक हो जाए, यानी एक्साइटेड हो जाए कि हम भी इस मूवमेंट में शामिल होंगे। तो ऐसे ही एक इमेज बनती है भारत माता, जो आप लोगों ने आज भी जो है, हम पिता से पहले अपनी माँ का नाम लेते हैं, माता पिता बोला जाता है, सीता राम बोला जाता है। ऐसे ही यहां पर भी अगर हम देखें तो भारत माता एक ऐसी इमेज थी, माँ के नाम से हर कोई बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। यहां पर भी यही सिंबल जो है लिया गया और क्रिएट किया गया। भारत माता इमेज वॉज फर्स्ट क्रिएटेड बाय, कौन थे ये? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इन्होंने 1870 में एक ये वंदे मातरम लिखा था, काफी फेमस है ये सॉन्ग, सभी ने सुना होगा। और ये कब लिखा गया था? स्वदेशी मूवमेंट के ड्यूरिंग लिखा गया था, बंगाल में हुआ था ये स्वदेशी मूवमेंट 1870। ओके, तो वंदे मातरम लिखा था इन्होंने, और इन्होंने ही फर्स्ट टाइम भारत माता की जो ये इमेज थी ये क्रिएट की थी। और इसको जो पेंट किया था अवनींद्र नाथ टैगोर थे, उन्होंने फर्स्ट टाइम इस जो इमेज थी इसको पेंटेड किया था। अब है यहाँ पर, तो ये सारी चीजें ऐसी थी कि जो लोगों को मतलब उनकी आत्मा को झकझोर देती थी, और लोगों को ये कहा जाता था कि आप भारत के ही हो, भारत ही आपका देश है, आप सभी भी एकजुट होकर ब्रिटिशर्स को भगाने के लिए जो है रेडी हो जाए, इन ब्रिटिशर्स को यहाँ से इंडिया से भगा दो। तो अब उनको फील होगा तब तो भगाएंगे, जब उनको लगता ही नहीं था कि हाँ नहीं हम तो ठीक जी रहे हैं, ठीक है, अगर ये हम पर शासन कर रहे हैं ठीक है ही कर ले, क्योंकि ब्रिटिशर्स तो चाहते थे, उनको तो लगता ही था हम कैपेबल हैं, हम योग्य ज्यादा हैं। तो इस तरह से जो है ये नेशनलिज्म की भावना लोगों के अंदर जगाई गई। अब उसी दौरान अ ट्राई कलर फ्लैग, जब ये आपका जो मैंने स्वदेशी मूवमेंट बताया, उसी दौरान जो है एक ये आपका तिरंगा भी बनाया गया, जिसका कलर था रेड, ग्रीन एंड येलो। हमारे आज के जो तिरंगे में है ट्राई कलर का जो है फ्लैग, वो हमारा ये नहीं है, रेड ग्रीन येलो बता रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये स्वदेशी मूवमेंट के ड्यूरिंग जो है ये बनाया गया था, और इसमें 8 जो है लोटसेस दिखाए गए थे, जो कि प्रोविंसेस को रिप्रेजेंट करते थे, वहां पर प्रोविंसेस जो थे उनको रिप्रेजेंट करने के लिए। और यहाँ पर क्रिसेंट मून, ये किसको दिखा रहे थे? हिंदू मुस्लिम, इसको दिखाने के लिए ये साइन थे, जो कि स्वदेशी मूवमेंट के दौरान जो है ये ट्राई कलर फ्लैग बनाया गया था। और कई बार जो है ये डिफरेंसेस पूछ लेते हैं, क्योंकि जो नेक्स्ट वाला है ये गांधी जी ने 1921 में ये डिजाइन किया था फ्लैग, और ये क्या है? स्वराज फ्लैग से बोला गया। ये कलर था आपका, इसमें रेड ग्रीन व्हाइट, जबकि इसमें क्या था? रेड ग्रीन येलो। ये डिफरेंस आ गया। यहाँ पर 8 लोटसेस थे जो कि प्रोविंसेस को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे थे, और एक क्रिसेंट मून था। अब यहाँ पर देखिए गांधी जी ने जो बनाया ये भी ट्राई कलर है, लेकिन आपका कलर का डिफरेंस आ रहा है। और इट हैड अ स्पिनिंग व्हील। स्पिनिंग व्हील जो है यहाँ पर सेल्फ रेस्पेक्ट यानी कि सेल्फ आइडिया आपको दिखा रहा है कि गांधीयन आइडिया था ये, कि आप सेल्फ हेल्प कर सकते हैं, खुद से अपनी हेल्प कर सकते हैं, ये आइडिया को भी रिप्रेजेंट कर रहा था। तो फाइनली इस तरह से जो है इन्होंने जो सेंस ऑफ बिलोंगिंग आप कह सकते हो, या लोगों के अंदर जो भावना कह सकते हो, वो इस तरह से जगाई। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी इसी दौरान जितने भी राइम्स थी, जितने भी जो ये बैलाड्स वगैरह थे, या पुराने जो भी हिस्ट्री से रिलेटेड थे, जो भी ऐसे सॉन्ग थे, उन सबको कंपाइल करके लोगों के अंदर मतलब जो है फैलाने की, मतलब जैसे भी स्प्रेड आउट हो रहा, जिससे भी जिस तरह का काम हो रहा था, जितने भी ये स्कॉलर्स थे, इन सब ने ये काम किया। अब यहाँ पर एक ये चीज और आ रही थी, जो ब्रिटिशर्स थे वो अपने आप को सुपीरियर समझते थे। वो कहते थे कि हम तुम पर राज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप लोग कैपेबल नहीं हो कि अपना शासन आप खुद से चला सको। जब इस तरह की ये चीज कही जा रही थी, तो जो लोग अनएजुकेटेड थे वो तो मान भी लेते थे, उन्हें लगता था शायद ऐसा है। लेकिन जो लोग स्कॉलर्स थे, जो हमारे पुराना जो इतिहास है हमारा, उसमें इतनी सारी अचीवमेंट्स है हमारी,
जीरो का इन्वेंशन यहाँ से हुआ। कितने सारे जो आप अगर देखोगे, जब अगर हम बात करते हैं साइंस की बात करते हैं, उसमें भी हमारे भारत का इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो उन लोगों ने क्या किया, जो हमारी पुरानी अचीवमेंट्स थी उसको री इंटरप्रेट किया, दोबारा से इंटरप्रेट करके और लोगों के अंदर स्प्रेड किया, यानी कि लोगों के आसपास ये न्यूज जो है फैलाई कि ब्रिटिशर्स जो यहाँ पर मिसकंसेप्शन जो क्रिएट कर रहे हैं कि हम अपना शासन खुद से नहीं कर सकते, वो सारी चीजें भूल जाओ, हम लोग कैपेबल हैं, हम लोग इतने स्ट्रांग हैं, हमारे पास इतना माइंड, हम इतने इंटेलिजेंट हैं। तो इस तरह से जितने स्कॉलर्स थे, जितने लीडर्स थे, उन्होंने जो एक कॉमन मैन थे, उन सब के अंदर जो ये भावनाएं थी उनको जगाई और एकजुट करके ब्रिटिशर्स को यहां से भगाने में सफल हुए। तो ये इस तरह से राष्ट्रवाद की भावना जो है पैदा हुई, नेशनलिज्म जो है, और गांधी जी का तो बहुत बड़ा रोल है, आप सभी क्या विश्व जानता है ये। तो इस तरह से जो है हम बात कर सकते हैं कि CDM यानी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है इस तरह से